क्रिस्टल क्लियर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद के प्रति जो उनके विचार थे उनको समझने की कोशिश करेंगे। नेशनलिज्म एंड टैगोर्स व्यू ऑन नेशनलिज्म। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे और आने वाले लेक्चर वीडियोस आप आराम से देख सको। तो चलिए नेशनलिज्म और टैगोर्स व्यू ऑन नेशनलिज्म वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रविंद्रनाथ टैगोर की जो अर्ली लाइफ है और जो उसकी लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। Rabindranath Tagore was born on 7th May 1861 in Calcutta, now Kolkata. His father Devendranath Tagore was an active member of Brahmo Samaj. अब ये ब्रह्मो समाज क्या है? Brahmo Samaj was monotheistic reformist movement of Hindu religion that appears during Bengal Renaissance, and this movement was against some Hindu ritual practices like practice of sati or the sacrifice of animals. ये जो ब्रह्मो समाज था, ब्रह्मो समाज एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट थी अगेंस्ट सम प्रैक्टिसेस इन हिंदुइज्म लाइक प्रैक्टिस ऑफ सती, जो कि एक औरत का जो शवर था उसकी मृत्यु के बाद एक उसकी वाइफ जो होती थी उसको जिंदा जलाया जाता था और जो बलि चढ़ाई जाती थी जानवरों की, उसी के खिलाफ थी एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट ब्रह्मो समाज। और इसी ब्रह्मो समाज के एक एक्टिव मेंबर, एक एक्टिव सदस्य थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताश्री से। तो इस वजह से भी रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्फ्लुएंस हुए थे। His brother and sister were also poet, philosopher, musician and novelist. रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई बहन थे वो भी फिलॉसफी से बहुत प्रभावित थे और म्यूजिक से भी, और वो भी कुछ नॉवेल लिखते थे। His father sent him England in 1878 to become a barrister. रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिताश्री है उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को इंग्लैंड भेजा था एक बैरिस्टर बनने के लिए, एक वकील बनने के लिए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का इंटरेस्ट उसमें नहीं था, एक बैरिस्टर बनने में रविंद्रनाथ टैगोर का इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से वो 1880 he returned to Bengal degreeless and started publishing poems, stories and novels. 1880 में वो इंग्लैंड से वापस आते हैं बंगाल और स्टार्ट करते हैं पब्लिश करना नॉवेल, स्टोरीज। तो 1901 में he established a school at Shanti Niketan, which later came to be known as विश्व भारती यूनिवर्सिटी। 1901 में वो एक स्कूल की स्थापना करते हैं जो कि जिसका बाद में नाम पड़ता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और in 1913 he was awarded Nobel Prize in Literature for गीतांजलि। एक्चुअली गीतांजलि क्या है? एक्चुअली गीतांजलि इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो इसके कलेक्शन ऑफ पोएम्स थे, इसी पे इसको ये नोबेल प्राइज का पुरस्कार मिला था 1913 में। गीतांजलि पे इसको ये नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। इन 1915 ही वॉज नाइटेड बाय किंग जॉर्ज V. तो लेटर ही रिनाउंस्ड आफ्टर द 1919 इंसिडेंट। तो 1915 में जो किंग जॉर्ज V है, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल दिया था। और चूंकि जब फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लौटा दिया था वापस ये टाइटल ब्रिटिशर्स को। ही हैज रिटन नेशनल एंथम्स ऑफ इंडिया, बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने 2 नेशनल एंथम्स लिखे हैं 1905 में, जबकि बंगाल का पार्टीशन हो रहा था उस टाइम एक उसने लिखा था बंगाल के लिए एक सॉन्ग, अमार सोनार बांग्ला, ओह माय गोल्डन बंगाल। एंड ही हैज रिटन आल्सो द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, दैट इज जन गण मन। एंड जो इसने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी उसी में एक स्टूडेंट इससे प्रभावित होके वो फिर बाद में
श्रीलंका का जो एंथम है, मदर श्रीलंका, वो लिखते हैं। तो इसका जो नोबेल पीस प्राइज है, हाँ, और एक बात है रविंद्रनाथ टैगोर की, ही वॉज कलर ब्लाइंड। इसको सारे कलर जो है वो नहीं दिखते थे रविंद्रनाथ टैगोर को। हिज नोबेल प्राइज गॉट स्टोल इन 2004 फ्रॉम द विश्व भारती यूनिवर्सिटी। 2004 में रविंद्रनाथ टैगोर का जो नोबेल पीस प्राइज है वो चोरी होता है। ही वेंट यूएसए, जापान, इवन कि इन इंडिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर अपनी लाइफ में 1916 और 1917 में जापान भी गए और यूएसए भी गए, उनको ये बताने के लिए कि ये जो नेशनलिज्म है ये कितना डिस्ट्रक्टिव आइडिया है। ये सिर्फ मानवता के लिए एक डिस्ट्रक्शन ला सकता है और ये मानवता के लिए कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। इन्होंने जापान को भी बोला था कि आप ये जो नेशनलिज्म की आइडियालॉजी है इसको फॉलो मत करो। लेकिन हुआ यूं, फिर 1945 में फिर वर्ल्ड वार सेकंड जो हो गया, उस वजह से फिर जापान को बहुत सी डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ा। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म को समझने से पहले हम नेशन और नेशनलिज्म को समझेंगे कि नेशन क्या है और नेशनलिज्म क्या है। इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर रविंद्रनाथ टैगोर के हम क्रिटिक के बारे में हम कुछ बात करेंगे। द कोर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एसोसिएटेड विद द नेशन। नेशनलिज्म के जो कोर आइडिया है वो एसोसिएटेड है नेशन से, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेशन। So, in order to understand the concept of nationalism, we have to understand the meaning of nation. The word nation is derived from the Latin word nasi, which means to be born. ये जो वर्ड नेशन है ये लेटिन वर्ड से निकला है, नासी से, जिसका मतलब है टू बी बॉर्न। और यहाँ पे ये जो टू बी बॉर्न है, टू बी बॉर्न का मतलब क्या है? टू बी बॉर्न इनटू अ ग्रुप विद कॉमन कल्चर, common language, common history, common homeland, and common ancestor. So, what is nationalism? Nationalism is an ideology and movement that promotes the interest of a particular nation, especially with the aim of gaining and maintaining nation's sovereignty over its homeland. तो नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है और एक मूवमेंट है जो प्रमोट करती है एक नेशन के इंटरेस्ट को, और उनकी जो पर्टिकुलर एम होती है वो ये होती है कि वो उनकी जो अपनी टेरिटरी है, अपना नेशन जो है उनके उस पे अपना शासन बनाए रखे, अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत करें। यही होता है नेशनलिज्म। So, there are three important claims of nationalism, or we can say that nationalism as an ideology have three important claims on which the ideology of nationalism is based. The first claim is an abstract notion that human society is naturally divided into nations, and these nations are unique and different. According to some nationalist thinkers, human beings have natural tendency to create groups based on common culture, common origin, and the result of this tendency is the nation. ह्यूमन बींग्स को एक नेचुरल टेंडेंसी होती है एक ग्रुप क्रिएट करने की, क्योंकि एरिस्टोटल ने भी ऐसा कहा है कि ह्यूमन जो है ये एक सोशल एनिमल है और ये अकेले नहीं रह सकता, आइसोलेट नहीं रह सकता। तो इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ग्रुप क्रिएट करने की। तो ये पहला आर्गुमेंट है। और दूसरा क्या है? अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द नेशनल ग्रुप। अब ये जो नेशनल ग्रुप है इसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी, इनमें एक वी फीलिंग होगी, ये एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। तो ये ऑन द बेस ऑफ कल्चर, ऑन द बेस ऑफ एथनिसिटी, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ये एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। ठीक है। तो अब तीसरा क्लेम जो है, नेशनल ग्रुप शुड हैव देयर ओन होमलैंड एंड शुड बी एबल टू गवर्न देमसेल्व्स। नेशनल ग्रुप, अब इसमें जितने भी लोग होंगे, एक तो उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी, नेशनल ग्रुप में मौजूद जितने भी लोग हैं उनमें एक दूसरे के साथ वो अटैच्ड होंगे। अब तीसरा क्लेम जो है, ये जो तीसरा क्लेम है, नेशनल ग्रुप्स शुड हैव देयर
होमलैंड एंड शुड बी एबल टू गवर्न देमसेल्व्स। उनके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक होमलैंड होना चाहिए जिसके जाकर वो अपना मतलब मदरलैंड कहे। ठीक है, दीज वर द थ्री इंपॉर्टेंट क्लेम्स ऑफ नेशनलिज्म। नाउ देयर आर सम वेरिएंट्स ऑफ नेशनलिज्म। एक एक तरह का नेशनलिज्म दूसरे तरह के नेशनलिज्म से कैसे डिफरेंट है? दीज आर द वेरिएंट्स ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहले लिबरल नेशनलिज्म। ये जो लिबरल नेशनलिज्म है, इट सेज दैट like individuals, nations have also right in particular the right of self-determination, and this self-determination should be universally applicable. ये जो लिबरल नेशनलिज्म है, ये कहता है कि जैसे एक इंसान के पास फ्रीडम होती है, एक इंसान के पास राइट्स होते हैं, वैसे ही राइट्स एक नेशन के पास भी होने चाहिए, ताकि वो जो उनकी ताकि वो अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन का चुनाव करे। एंड इट शुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी होता है। और ये जो वेरिएंट है नेशनलिज्म का, लिबरल नेशनलिज्म, ये प्रमोट करता है पीस एंड पॉजिटिविटी। ठीक है। और दूसरा जो वेरिएंट है वो है एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म। ये एग्रेसिव और मिलिट्रिस्टिक इन नेचर होता है। अब ये जो एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म है, लाइक हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं जर्मनी और इटली से, क्योंकि एक्सपेंड, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना, दूसरे कंट्रीज जो है उनके रिसोर्स को हड़प करना, टू कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ अदर कंट्रीज। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं एक कंट्री में, जो रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, और ये एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी टेरिटरी को, मतलब कनक्यूर करना चाहते हैं दूसरे कंट्रीज को, दूसरे स्टेट्स को कनक्यूर करना चाहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है हिटलर और मेसोलिनी, जो कि जर्मनी के थे हिटलर, और इटली के थे बेनिटो मुसोलिनी। वो एक्सपेंड करना चाहते थे अपनी टेरिटरी की फेसिस्ट पॉलिसीज। तो ये था एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म, जो कि दूसरा वेरिएंट है। अब ये जो तीसरा वेरिएंट है, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म। ये जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म है, इट इज बेसिकली अ थर्ड वर्ल्ड नेशनलिज्म विच इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनाइजर्स। ये जो नेशनलिज्म है, ये थर्ड वर्ल्ड नेशनलिज्म है। थर्ड वर्ल्ड नेशनलिज्म, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये नेशनलिज्म होता है। और ये जो नेशनलिज्म है, इससे नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी बहुत सारे नेशंस ने, ताकि वो लिबरेट हो जाए कॉलोनियल रूल से। लाइक इन आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, इंडो पाक जो लिबरेट हुआ था 1947 में, इंडोनेशिया 1945 में, और अल्जीरिया 1962 में। एंड दीज वर द वेरिएंट्स ऑफ नेशनलिज्म। अब हम आते हैं टैगोर के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू फ्रीडम पे। टैगोर के जो विचार थे वो कैसे विचार थे, टैगोर ने कैसे नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज किया, टैगोर ने कैसे जो उसके विचार थे नेशनलिज्म के प्रति वो इतने नेगेटिव क्यों थे। और उस टैगोर के उन विचारों को समझने से पहले हमें टैगोर के ट्रू फ्रीडम के आइडिया, जो उसका आइडिया ऑफ ट्रू फ्रीडम है, इसको समझना चाहिए। ठीक है, टैगोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू फ्रीडम। ट्रू फ्रीडम क्या है टैगोर के हिसाब से? ट्रू फ्रीडम गोज बियॉन्ड द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फॉर अ कंट्री। टैगोर के हिसाब से ये जो फ्रीडम होती है, जब एक कंट्री लिबरेट होती है दूसरे कॉलोनाइजर से, या जब एक आज़ादी मिलती है किसी नेशन को, टैगोर के हिसाब से वो ट्रू फ्रीडम नहीं है। टैगोर उसको फ्रीडम नहीं मानते। तो टैगोर के हिसाब से ट्रू फ्रीडम क्या है? टैगोर कहते हैं ट्रू फ्रीडम जब हम एक फेवरेबल कंडीशंस देंगे एक इंडिविजुअल को, जब एक इंडिविजुअल के पास फेवरेबल कंडीशंस होंगी, किस लिए होगी उसके पास, किस लिए देंगे हम उसको फेवरेबल कंडीशंस? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। क्योंकि टैगोर जो है ये एक्सप्रेशनिज्म की बात करते थे। एक इंडिविजुअल को फ्री होना चाहिए, उसके थॉट्स होने चाहिए, क्रिएटिव थॉट्स होते हैं एक इंडिविजुअल के पास, उसके लिए उसको चाहिए फ्री इन्वायरमेंट, फेवरेबल कंडीशन। और जब उसको वो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, तो वो एक सुप्रीम पर्सन बन जाएगा, एक सुप्रीम पर्सन की तरफ हो जाएगा, वो एक महापुरुष की तरफ हो जाएगा, वो जिसको किसी के साथ कोई भी ये नहीं हो, जिसके साथ किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं हो, एक सुप्रीम पर्सन बन जाए वो। अब टैगोर का जो ट्रू फ्रीडम है, इसकी डिफिनेशन क्या है? ट्रू फ्रीडम इज अ कंडीशन थ्रू विच एन इंडिविजुअल टेक्स हिमसेल्फ नियर टू द सुप्रीम पर्सन।
एक महान पर्सन बन जाए, उसी को कहते हैं टैगोर ट्रू फ्रीडम। अब इस ट्रू फ्रीडम को कैसे अचीव करें? टैगोर इसके लिए हमें 4 स्टेजेस देते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस टू रीच टू द ट्रू फ्रीडम। These are the 4 stages to reach the true freedom. First of all, realization of freedom at individual level. एक इंडिविजुअल को खुद से आज़ाद होना है। एक इंडिविजुअल की जितने भी मटेरियलिस्टिक विशेस होती है, एक इंसान चाहता है कि मेरे पास एक गाड़ी हो, मेरे पास एक बंगला हो, और उसमें ये विशेस नहीं होनी चाहिए। ही शुड फ्री फ्रॉम दीज मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। और जब वो एक सेल्फ से अपने आप से आज़ाद होगा, तब उसको एक कम्युनिटी के बारे में सोचना है, कम्युनिटी के बारे में। लेकिन यहाँ पे टैगोर कहते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल एक कम्युनिटी के बारे में सोचेगा तो उसको इंडोक्ट्रिनेट नहीं होनी चाहिए एक कम्युनिटी की फीलिंग्स, क्योंकि उसको फिर कम्युनिटी से भी बाहर जाना है, कम्युनिटी से ऊपर भी जाना है उसको। अगर उसको कम्युनिटी में ही ये कम्युनिटी की फीलिंग्स डेवलप होगी तो वो फिर इस कम्युनिटी से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसको पहुंचना है इन्फिनिटी पे, ट्रू फ्रीडम के। तो कम्युनिटी के बाद जो पहला स्टेप जो है, एक इंसान जो है वो फ्री होगा, खुद से सेल्फ से फ्री होगा, तो उसके बाद वो कम्युनिटी में आएगा। फिर उसके बाद वो कम्युनिटी से भी बाहर आएगा, और कम्युनिटी से बाहर आने के बाद फ्रॉम कम्युनिटी लेवल टू द ही विल गो टू द यूनिवर्स लेवल, और वो पूरे वर्ल्ड को एज ए सिंगल नेस्ट समझेगा, क्योंकि होल वर्ल्ड इज हिम। ये पूरी दुनिया जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, सब उसी का है। ही विल ट्रीट होल वर्ल्ड एज अ सिंगल नेस्ट। एक सिंगल नेस्ट की तरह वो ट्रीट करेगा पूरे वर्ल्ड को। तो फिर वो यूनिवर्स से भी जाकर इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल नेस्ट समझने के बाद एक यूनिवर्सल लेवल से भी निकलकर वो फिर इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। जब वो इस इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, फाइनल पॉइंट पे, हम लेते हैं एक गेम की जो 4 लेवल्स होती है, जब वो एक इंसान 4 लेवल्स को पार करेगा तभी जाके वो इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। और जब वो इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो टैगोर इसी को कहते हैं व्हेन यू रीच टू द इन्फिनिटी, दिस इज द ट्रू फ्रीडम। टैगोर इसी चीज को ट्रू फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टैगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। अब टैगोर नेशनलिज्म को क्रिटिक क्यों करते थे, तो चलिए देखते हैं। टैगोर कहते हैं आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज डिफेक्टिव एंड अगेंस्ट द नोशन ऑफ ट्रू फ्रीडम। और अभी मैं जो बोल रहा था ट्रू फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को, टैगोर यही कहते हैं कि जो नेशनलिज्म है ये एक डिसेप्टिव, एक धोखा देने वाली चीज है, एंड इट इज अगेंस्ट द नोशन ऑफ ट्रू फ्रीडम, और ये ट्रू फ्रीडम के अगेंस्ट है। जबकि एक इंसान में नेशनलिज्म इंडोक्ट्रिनेट होगा, नेशनलिज्म की फीलिंग्स इंडोक्ट्रिनेट होगी, वो ट्रू फ्रीडम कभी भी नहीं अचीव कर सकेगा। ही कॉल्स नेशनलिज्म एज अ सनसेट ऑफ द सेंचुरी। 20th सेंचुरी की सबसे बुरी चीज जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कही है, वो कहा है कि वो नेशनलिज्म है। सबसे बुरी चीज नेशनलिज्म ही है, as it has divided humans and brought hatred। नेशनलिज्म ने जो एक इंडिविजुअल को भाई से दूर किया है, एक भाई को भाई से अलग किया, मानवता को अलग किया, ह्यूमैनिटी को डिवाइड किया और नफरत लाई, ये कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 20th सेंचुरी में सब नेशनलिज्म की सराहना कर देते, तारीफ करते थे, और टैगोर ने क्रिटिसाइज करने का फैसला किया, क्योंकि टैगोर ने विटनेस किया था वर्ल्ड वार फर्स्ट। उसने देखा था कि कितनी बर्बादी लाई है वर्ल्ड वार फर्स्ट ने। तभी जाके रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत बहुत ज़्यादा नफरत हो गई नेशनलिज्म से, क्योंकि नेशनलिज्म सिर्फ तबाही ला सकता है, सिर्फ जंग लग सकता है, और मानवता के लिए नेशनलिज्म कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब टैगोर नेशन किसको कहते हैं? टैगोर जो है वो नेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? टैगोर कहते हैं इट इज नथिंग बट सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी विच इज लेस ह्यूमन एंड लीस्ट स्पिरिचुअल। अब टैगोर कहते हैं ये जो नेशन होता है ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक सेल्फ इंटरेस्टेड ग्रुप होता है। इट इज नथिंग बट अ सेल्फ इंटरेस्ट। एक सेल्फ कम्युनिटी में एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और जिसमें वो, और उस कम्युनिटी में जो वो कम्युनिटी होती है, जो वो नेशन होता है, वो बहुत ही कम ह्यूमन होता है,
और लीस्ट स्पिरिचुअल होता है। उसमें मानवता की कोई, उसमें सिर्फ वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड डिज़ायर्स होते हैं, मटेरियल डिज़ायर्स होती है, उसमें मानवता के लिए कोई नहीं सोचता, सिर्फ सबके पास सेल्फ इंटरेस्ट होता है। और नेशन क्या है? नेशन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड कॉमर्स। उसमें सिर्फ व्यापार होता है, चीज़ों का व्यापार होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि हम अपनी नेशन को कैसे डेवलप करें। मानवता के लिए कोई भी कुछ नहीं सोचता। और जो नेशन है, इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो सत्ता में बैठे लोग जो होते हैं उन्हीं को होता है। और गरीबों को आपस ये जो गरीब तबका होता है सोसाइटी का, इनको आपस में लड़वा कर फायदा खुद लेते हैं। और यही इसी को कहते हैं सबसे बुरी चीज़ रविंद्रनाथ टैगोर। सो इट हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल। और ये जो नेशनलिज्म है, इसके फिर बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेज पड़ते हैं डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। लाइक जो भी जितने भी वार होते हैं वो नेशनलिज्म पे ही हुए थे। वर्ल्ड वार फर्स्ट क्यों हुआ था? वर्ल्ड वार फर्स्ट सिर्फ नेशनलिज्म के नाम पे हुआ था। वर्ल्ड वार सेकंड जो हुआ था सिर्फ नेशनलिज्म के नाम पे हुआ था। सब कंट्रीज एक रेस में लगे थे, कहीं ना कहीं मैं सुपीरियर हूँ, आप इन्फीरियर हो। एक जर्मनी जो है, जर्मनी ने ये फैसला किया था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में हमें हमें तो ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा। और हम अब और ये जो हिटलर है, हिटलर ने इंडोक्ट्रिनेट किए थे जर्मनी के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स कि हमें तो ह्यूमिलेशन हुई वर्ल्ड वार फर्स्ट में, अब हम दिखाएंगे अलाइड पावर्स को कि अब हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो ये उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिले। इवन कि 5 करोड़ पीपल जो है, 5 करोड़ लोग मर गए वर्ल्ड वार सेकंड में। इतनी डिस्ट्रक्शन लाई वर्ल्ड वार सेकंड ने। इवन कि जापान में जो एटम बम गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो भी नेशनलिज्म के नाम पे ही गिरे थे। तो चलिए, और टैगोर क्या कहते हैं? नेशनलिज्म इज लस्ट फॉर पावर एंड मनी। ये जो नेशनलिज्म है, ये सिर्फ एक चाहत होती है, लस्ट फॉर, एक लालच होती है पावर और मनी के लिए। क्योंकि सत्ता में जो जो लोग बैठे होते हैं वो मोबिलाइज करती है लोगों को नेशनलिज्म के नाम पे, ताकि आप नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है इसको प्रमोट करते हैं ताकि लोग आपस में लड़े, और उससे वो लोगों को मोबिलाइज करके पावर हासिल करते हैं। इट इज लस्ट फॉर पावर, ये टैगोर कहते हैं। और thus it creates an urge in a group of people to explore and exploit the material resources of the other region। अब देखिए, एक कंट्री के पास फिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं, फिक्स्ड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज हासिल करने के लिए उसको जरूरी दूसरे नेशन पे हमला करना है, एज इटली, जर्मनी, लाइक एंड अदर नेशंस। तो उन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए वार्स होते हैं, जंग होता है, एक मटेरियल डिज़ायर्स होती है रीजन्स के पास। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे जंग होते हैं, वार्स होते हैं, जो कि नेशनलिज्म के नाम पे ही होते हैं। अल्टीमेटली दिस मीन्स नेशनलिज्म गिव्स बर्थ टू वार्स, वेपन्स एंड वायलेंस एंड डज नथिंग ग्रेटर फॉर द ह्यूमैनिटी। और टैगोर कहते हैं अल्टीमेटली ये जो नेशनलिज्म है ये जन्म देता है वार्स को, वेपन्स को, वायलेंस को, हिंसा को ये जन्म देता है। एंड ये मानवता के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि मानवता तो सबसे बड़ी चीज़ है। मानवता के लिए की सारी आइडियोलॉजीज है। अगर हम डिफरेंट आइडियोलॉजीज को देखें, लिबरलिज्म, रियलिज्म, सब अल्टीमेट एम जो है सबका वो यही है कि वर्ल्ड में पीस कैसे स्टेबल करें, वर्ल्ड में पीस कैसे लाएं। और इन रिटर्न क्या करते हैं? ये डिस्ट्रक्शन लाते हैं नेशनलिज्म के नाम पे, और मानवता के लिए ये कुछ नहीं करते। इट हैज़ डन नथिंग ग्रेटर फॉर द ह्यूमैनिटी। और ये जो एक नोशन लाता है इन्फीरियर और सुपीरियर अमंग द नेशंस, और ये जो नेशनलिज्म है ये नोशन लाता है कि कोई इन्फीरियर है, कोई सुपीरियर है, लाइक जर्मन रेस, वाइट रेस, ब्लैक रेस, ये एक नोशन लाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड वेयर फॉट। नेशनलिज्म के नाम पे ही वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वार थे, जिसमें पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड ये एंगेज हुआ था। बहुत ही डिस्ट्रक्शन हुई थी वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड से। He says ultra or hyper nationalism in Europe is the idea of Indian freedom fighters were trying to separate the nationalism in India।
अब ये जो इंडिया में नेशनलिस्ट स्ट्रगल थी, टैगोर को एक डर था कि कहीं ये जो इंडियंस हैं, इंडियन नेशनलिस्ट हैं, ये कॉपी कर रहे हैं यूरोप के आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को, क्योंकि ये जो यूरोप का आइडिया है नेशनलिज्म पे, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था। इसी ने तबाही लाई थी, पूरी तबाही। अब टैगोर को ये डर था कि इंडिया भी यही नेशनलिज्म फॉलो कर रहा है, इसी आइडिया को फॉलो कर रहा है। सो ही वॉज अगेंस्ट दिस आइडिया कि इंडिया, ऐसा नहीं है, टैगोर भी चाहते थे कि हम ब्रिटिशर से आज़ाद हो, लेकिन टैगोर इस तरह के नेशनलिज्म के खिलाफ था। सो ही आर्ग्यूज दैट नेशनलिज्म इज जस्ट फॉर पावर एंड मनी, इंडिया शुड नॉट कॉपी दैट एज इट इज ओनली ब्रिंग उन्होंने इंडिया को ये कहा था कि आप ये मॉडल फॉलो मत करो, ये जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है इसको फॉलो मत करो, एज ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ला सकता है, ये सिर्फ डिवाइड कर सकता है लोगों को। एज जो कि टैगोर ने कहा था, ऐसा फिर हुआ भी। इंडिया और पाकिस्तान के मिलके इन्होंने एक फ्रीडम स्ट्रगल की थी, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गए आपस में। पाकिस्तान ने सेपरेट नेशन लिया ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, और फिर बांग्लादेश भी 1971 में फिर लिबरेट हुआ ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, और फिर खालिस्तान ने भी कुछ मांग की थी अपने लिए। तो नेशनलिज्म के नाम पे सिर्फ डिवाइड होता है सोसाइटी में, सिर्फ डिवाइड। मानवता के लिए नेशनलिज्म कुछ नहीं करता, ऐसा कहना था रविंद्रनाथ टैगोर को। अब टैगोर ने एक पोइम लिखी है, वायर द माइंड विदाउट फियर, उसी में से ये निकाला है मैंने एक शॉर्ट 2 पॉइंट्स। इसके लास्ट में क्या कहते हैं टैगोर कहते हैं, पेट्राइटिज्म के नॉट बी आवर स्पिरिचुअल शेल्टर। ये एक लेटर लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसने एक पोइम भी लिखी है, वेयर द माइंड विदाउट फियर, उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन पहले ये टैगोर ने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, एक लेटर में लिखा था अपने फ्रेंड के लिए। पेट्राइटिज्म के नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रिफ्यूज इज ह्यूमैनिटी, आई विल नॉट बाई अ ग्लास for the price of diamonds, and I will never allow patriotism to trump our humanity as long as I live. टैगोर क्या कहते हैं? टैगोर कहते हैं कि पेट्राइटिज्म के नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर। हमारी जो डेस्टिनी है वो पेट्राइटिज्म, और ये जो पेट्राइटिज्म नहीं हो सकता। ठीक है, मेरा जो शेल्टर है, मैं किसको सपोर्ट करता हूँ, मैं किसको प्रायोरिटी देता हूँ? माई रिफ्यूज इज ह्यूमैनिटी, मैं ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता हूँ। मेरे लिए नेशनलिज्म कुछ नहीं है, मेरे लिए पेट्राइटिज्म कुछ नहीं है, मेरे लिए सब कुछ ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, मानवता है। आई विल नॉट बाई अ गिलास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड्स। यहाँ पे टैगोर कंपैरिजन करते हैं, एक जो एक गिलास है, गिलास को नेशनलिज्म से कंपेयर करते हैं, और डायमंड्स को ह्यूमैनिटी से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक गिलास नहीं लाऊंगा डायमंड के प्राइस पे, क्योंकि वो उसके हिसाब से नेशनलिज्म कुछ नहीं है, सब मानवता ही है। यहाँ पे वो कंपेयर करते हैं गिलास को नेशनलिज्म से और डायमंड्स को ह्यूमैनिटी से। एक गिलास का वैल्यू देते हैं नेशनलिज्म को, और डायमंड्स का वैल्यू देते हैं ह्यूमनिज्म को, ह्यूमैनिटी को। एंड आई विल नेवर अलाउ पेट्राइटिज्म टू ट्रम्प आवर ह्यूमैनिटी। और जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं कभी भी पेट्राइटिज्म को, जो कि हुबलवतनी है, पेट्राइटिज्म को ट्रम्प नहीं करने दूंगा, गालिब नहीं होने दूंगा ह्यूमैनिटी पे। सबसे पहले मैं ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करूंगा, सबसे पहले मैं ह्यूमैनिटी को प्रमोट करूंगा। ऐसा कहना था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर का जो टाइटल है गुरुदेव, महात्मा गांधी ने दिया था, और इन रिटर्न महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर ने भी दिया था महात्मा का टाइटल, महात्मा। तो महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव का टाइटल है वो महात्मा गांधी ने दिया था। अब टैगोर कहते हैं, यूरोप का जो नेशन है, जो यूरोपियन नेशंस है, यूरोप ने हमें 2 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, नेशन ऑफ वेस्ट एंड स्पिरिट ऑफ वेस्ट। अब ये जो नेशन ऑफ वेस्ट है, नेशनलिज्म का आइडिया जो है, टैगोर इसके खिलाफ है। टैगोर कहते हैं कि हमें ये अडॉप्ट नहीं करना है, हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है, हम इसके अगेंस्ट है नेशन ऑफ वेस्ट में। अब ये जो स्पिरिट ऑफ वेस्ट है, टैगोर कहते हैं कि यूरोप ने हमें कुछ अच्छे आइडियाज भी दिए हैं, लाइक आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी। तो हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक डिफरेंस है रविंद्रनाथ टैगोर और
महात्मा गांधी में। महात्मा गांधी कहते थे टोटल बाइकआउट ऑफ यूरोप। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि हम सिर्फ नेशनलिज्म के आइडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, बाकी जो स्पिरिट ऑफ वेस्ट है, उनके जो अच्छे आइडियाज हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। ही क्रिटिसाइज्ड द नेशनलिज्म एंड ही वाज क्रिटिसाइज्ड एज वेल। तो इसने क्रिटिसाइज किया था नेशनलिज्म को, तो टैगोर को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। जैसे मैंने बोला था कि जापान भी गए थे 1916 में। जापान में इसको बोला गया कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आपके आइडियाज़ जो है वो वैलिड नहीं है। और इवन इन 1970 यूएसए में भी इनको कहा गया था कि आप जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से जाओ, क्योंकि वहाँ के मीडिया ने इसको बहुत ही तनकीद किया था कि आप एक ब्रेन वॉश कर रहे हो यूथ्स को। इवन कि इन इंडिया में भी कुछ नेशनलिस्ट थिंकर्स ने इनको बोला था कि आप ब्रिटिश के एजेंट हो, क्योंकि ब्रिटिश ने आपको ये टाइटल दिया है, नाइटहुड का टाइटल। तो रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया को भी कहते थे कि आप नेशनलिज्म के आइडिया को फॉलो मत करो। और रविंद्रनाथ टैगोर के जो विचार थे, इनसे बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स में भी है, जितने भी आर्मी पर्सनल्स है बहुत सारे, वो इन्फ्लुएंस हुए थे। एक ब्रिटिश सोल्जर मैक्स पोलमैन, इन्होंने कहा था कि रविंद्रनाथ, ये एक आर्मी में थे, आर्मी पर्सनल थे, तो इन्होंने जब रविंद्रनाथ टैगोर की राइटिंग्स पढ़ी, उनके विचारों को पढ़ा, तो ये कहते हैं कि मैंने फिर 1970 में बाय बाय कर दिया फॉर एवर आर्मी को, क्योंकि इनका कहना ये था कि मैंने समझा फिर कि मैं एक्चुअली लड़ किस लिए रहा हूँ। मैं नेशन के लिए नहीं लड़ रहा, मैं तो सत्ता में बैठे लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं तो नेशन के लिए नहीं लड़ रहा, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इन्होंने ये मैक्स पोलमैन फिर कहते हैं कि मुझे टैगोर की बात स्ट्राइक हो गई दिमाग में, तो मैंने आर्मी को बाय बाय किया 1917 में। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ विचार। और अब हम ये जो लाइन से कुछ रविंद्रनाथ टैगोर ने, वायर द माइंड विदाउट फेयर, उनकी एक पोएम है, उसमें लिखा लास्ट की कुछ लाइन्स है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। अब टैगोर कहते हैं, एक गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं, ओ गॉड, ये जो एक एक ऐसे यूनिवर्स का निर्माण हो, एक ऐसी यूनिवर्स बने यहाँ पे सब इंसान एक हो, यहाँ पे रेसिज्म ना हो, यहाँ पे लोग आपस में डिवाइडेड ना हो ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ कल्चर, ऑन द बेस ऑफ एथनिसिटी, लोग एक साथ रहे। कहते हैं ना वो, तोड़ दो ये सरहदें सब, एक हो जाए सभी। वही विचार रखते थे रविंद्रनाथ टैगोर। वो कहते थे कि ओ गॉड, जो एक फ्री एक्सप्रेशन जो कि यूथ से, उनमें एक फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक ऐसी यूनिवर्स का निर्माण हो, एक ऐसे वर्ल्ड का निर्माण हो कि सारे लोग जो है एक समान हो, और एक जन्नत जैसी बन जाए, और जहाँ पे सब फ्रीडम हो, सब इंडिविजुअल के पास फ्रीडम हो, उनके फ्री थॉट्स, जो भी उनके एक्सप्रेशन है, थॉट्स है, वो फ्रीली वो डेवलप कर सके, एक्सप्रेस कर सके इनटू दैट हेवन। और उसी हेवन में, ओ माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। और यहाँ पे टैगोर जो कंट्री के थे, वो पर्टिकुलर कंट्री कोई नहीं है, एक कंट्री है, ये पूरे यूनिवर्स को यहाँ पे कंपेयर करते हैं कंट्री से। तो ये थे विचार रविंद्रनाथ टैगोर के। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं और भी वीडियोस आने वाले दिनों में बनाऊंगा उसके लिए। और तब तक टेक केयर और दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।